हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th कॉमर्स। आज हम OCM इस सब्जेक्ट का लेसन फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस देखेंगे। इस लेसन के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम समझेंगे। पहला इंट्रो है, सेकंड पॉइंट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट को देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। फिफ्थ पॉइंट है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ जिसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स है। फिर नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन समरी और एक्सरसाइज। पॉइंट्स के हिसाब से हम देखेंगे तो ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो इसे हम 3 पार्ट्स में, वीडियो के 3 अलग अलग पार्ट्स में डालूँगी आपको, उसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए अब हम आगे देखते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा भी हमें यहाँ समझाया गया है। देखिए, मयूरी, नेहा, राजेश, कार्मी एंड गौतम who were good friends gathered in classroom. They were chatting with each other and sharing their experience. Sorry, तो यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं क्लासरूम में जो एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मिसेस देशमुख, हु इज़ काउंसलर, विजिटेड द क्लास एंड आस्क्ड सम क्वेश्चंस टू एवरीबडी। मिसेस देशमुख जो काउंसलर हैं वो आती हैं और यहाँ पर इन स्टूडेंट्स को पूछती हैं। तो मिसेस देशमुख पूछ रही हैं, डिड यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर SSC प्रिपरेशन योर मदर सर्व्ड यू टी कॉफ़ी। अब तो ये बच्चे 11th में आ गए हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि तुमने SSC में जब प्रिपरेशन किया था उस समय तुम्हारी मम्मी या मदर तुम्हें टी कॉफ़ी सर्व करती थी, तो उसको तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। सब बोलते हैं यस, और मिसेस देशमुख बोलती हैं, इट मीन्स फ्यू एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय योर मदर। नाउ डू यू गैदर्ड इन कैंटीन आफ्टर SSC एग्ज़ाम एंड एट एनी फूड एंड पेड मनी। कि आप लोग कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की तुम्हारी मदर ने जिस तरह से, उसी तरह जब तुम स्कूल की कैंटीन पे उस समय गए तो तुमने उस कैंटीन में कुछ खाया तो मनी पे की क्या। तो सभी बोलते हैं ऑल यस मैडम, वी गैदर्ड इन कैंटीन, एट फूड एंड पेड मनी फॉर द सेम। और सब बोलते हैं कि यस ऑफकोर्स, अगर हम कैंटीन में जाएंगे तो वहाँ पर जो भी फूड हम खाएंगे उसके बदले में पैसे तो देंगे ही। तो यहाँ मिसेस देशमुख क्या समझा रही हैं कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या हुई। तो अगर हम देखेंगे कि जो पैसों से रिलेटेड है, जैसे इकोनॉमिक्स पैसों से रिलेशन के बारे में बात करता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को पैसे से रिलेट करते हैं, रुपीज़ से रिलेट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मनी, अगर हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस लेते हैं तो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे मदर हमारे लिए घर में कुकिंग करती हैं और हमारे लिए जो भी कुछ काम करती हैं तो विदाउट मनी करती हैं, उसके बदले में हमें उन्हें पे नहीं करना पड़ता है। तो मदर की जो एक्टिविटी का एग्ज़ाम्पल है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो हम मनी और मनी के वर्थ में जो कुछ भी हम एक्सचेंज करते हैं, ख़रीदते हैं, तो वह हो गई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस एग्ज़ाम्पल को मिसेस देशमुख ने बच्चों को अच्छी तरह से समझाया है। तो यहाँ पर आप इसको रीड करके देख सकते हैं। उस एग्ज़ाम्पल से हमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, उसके बारे में समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन में क्या दिया है यह हम देखेंगे। All human beings require different types of goods and services to satisfy their needs. हम जानते हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग को बहुत अलग अलग तरह के जो भी गुड्स हैं, सर्विस हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है अपनी आवश्यकताओं को, नीड्स को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। सो दे कीप देमसेल्व्स बिजी एंड डू सम एक्टिविटी थ्रू आउट देयर लाइफ। तो आज अगर हमें फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं। उस काम के बदले में हमें जो भी मनी मिलती है, पैसे मिलते हैं, उससे हम अपनी जो भी नीड्स है उसको सेटिस्फाई करते हैं। आज आप स्टूडेंट्स हो, लेकिन आपके पेरेंट्स देखते हैं हम कि वह किसी भी तरह का जॉब करते हैं और या फिर बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं, उसके बदले में उन्हें जो भी मनी मिलती है, जो भी
फाइनेंस उन्हें मिलता है, उससे वह अपना घर चलाते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन्हें हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए यहाँ पर दिया है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आते हैं। तो आगे अगर हम देखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उसका किसी तरह से कोई डिवीज़न नहीं है। तो ऊपर के एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए हम पे नहीं करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस। For example, reading books, serving people, cooking my mother, etc. तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, सोशल हो, रिलीजियस यानी धार्मिक हो, कल्चरल यानी सांस्कृतिक हो, या फिर हमारे सेंटिमेंटल की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी होते हैं, लेकिन विदाउट मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन, हम मनी उसके बदले में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल देखा कि कुकिंग बाय मदर, या फिर सर्विंग पीपल यानी कुछ लोगों की सेवा करना, रीडिंग बुक्स, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एक्शंस दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, distribution and consumption of goods and services at all levels within a society is called economic activity। तो ऐसे कुछ एक्शंस जिसमें प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, यानी किसी गुड्स का हम प्रोडक्शन करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इकोनॉमिकली की जाती हैं, फाइनेंस के लिए की जाती है, मनी के लिए की जाती हैं विद इन अ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है तो वह इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि उसके बदले में उसे वेजेस या सैलरी मिलेगी। दस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट्स अर्निंग लाइवलीहुड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अपनी लाइवलीहुड को, या हमारा अपना कुछ भी जो जॉब है, बिज़नेस है, हम कर सकते हैं। किसके बदले में? कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बदले में हमें मनी मिलेगा, तो वह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पहला पार्ट आता है बिज़नेस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हमने पार्ट ऊपर देखे हैं। कौन कौन से पार्ट देखे हैं? बिज़नेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं बिज़नेस को। Business represents organized efforts by an individual or group of individuals। तो बिजनेस जो है रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइज एफर्ट्स को, जहाँ पे एफर्ट्स लिए जाते हैं एक इंडिविजुअल के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी ऐसे लोगों के द्वारा जिनका ग्रुप हो या फिर इंडिविजुअली अगर कोई एफर्ट्स लेता है किसी भी काम में, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। इट इज़ अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम इन द मार्केट टू रीप द रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट। तो बिजनेस मतलब एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट होता है, काम होता है बाय बिजनेस पर्सन के द्वारा टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और सेल देम इन द मार्केट, और उसे मार्केट में बेचता है, टू रीप द रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट, जिससे उसे प्रॉफिट के रूप में रिवॉर्ड मिलता है, मनी मिलता है। इट सेटिस्फाइड मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जिससे कि बहुत सारे लोगों का नीड्स जो है सोसाइटी में पूरा होता है। अब प्रोडक्शन होगा, बिजनेस चलेगा, तो उसमें वर्कर्स होंगे, उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पर्सन काम करेंगे, तो अलग अलग ग्रुप्स जो हैं प्रॉफिट के रूप में जब बिज़नेस को पैसा मिलेगा तो उसमें से इन्हें वेजेस, सैलरी दी जाएंगी। तो इसका मतलब है बिज़नेस जो है मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स नीड्स जो है सोसाइटी की पूरा करता है।
आई ऐसा कि मैं समझती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा। अब देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन होना किसी गुड्स का मतलब गुड्स को बनाना, कोई भी वस्तु को बनाना। इट मे बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फिनिश्ड गुड्स। या तो वह एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्शन हो सकता है या फिर कोई फिनिश्ड गुड प्रिपेयर होना। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब जैसे किसी भी फ्रूट्स वगैरह हैं उससे जैम वगैरह प्रिपेयर करना, या फिर जो कॉटन है उससे धागे बनाना, या फिर जो भी धान की बालियाँ वगैरह आएंगी चावल की उन्हें साफ़ करके बोरी में पूरी तरह से भरना। मतलब ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए। और फिनिश्ड गुड्स में तो हम अगर धागे बने हैं कॉटन से तो उनसे कपड़ा तैयार करना, मतलब वो फिनिश्ड गुड हो गया। इस तरह से जो काम है वो फैक्ट्रीज़ में किया जाता है। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वह लेबर्स की, मैन पावर की हेल्प से किए जाते हैं या फिर मशीन की हेल्प से किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग फूड ग्रेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे पहले तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होगा कि पहले तो फसलों को उगाना और उससे रिलेटेड फिर जो भी बिजनेस होंगे उसको करना। However, converting oil seeds into edible oil with the help of manpower as well as machine power is an example of manufacturing of goods। तो अगर ऑयल सीड्स रहे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉटन के अगर धागे तैयार किए तो उससे जो बनने वाला कपड़ा होगा वो फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि ऑयल सीड्स, जैसे कि हम मूंगफली के दाने देखेंगे उससे हम एडिबल ऑयल बनाएंगे, तो मैन पावर और मशीन दोनों की इसमें ज़रूरत होगी। इस तरह से कोई भी गुड्स प्रिपेयर किए जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमने कोई गुड बना भी लिया तो सबसे पहले उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और फिर उन गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हम देखते हैं ना, जो भी आज मार्केट में सपोज़ एडिबल ऑयल आते हैं तो हम टीवी पर मोबाइल पर उनके ऐड देखते हैं। अलग अलग कंपनीज़ जो हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज़ जो हैं, अलग अलग तरह के एडिबल ऑयल्स बनाती हैं। तो सबसे पहले वो मार्केटिंग करती हैं और फिर मार्केटिंग के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती हैं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग विच फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। तो जो भी अगर गुड्स प्रिपेयर हुए हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिर वेयर हाउस जहाँ पर ये रखे जाते हैं और फिर उनकी एडवर्टाइजिंग करनी होती है और उसके बाद यह प्रोड्यूसर से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक प्रोडक्शन पहुँचता है, ये प्रोडक्ट पहुँचता है। अब हम बिज़नेस तो करते हैं लेकिन उसकी डेफिनेशन जो है प्रोफेसर हैने ने किस तरह दी है। प्रोफेसर हैने कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ। तो बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो डायरेक्टली हमें प्रोडक्शन और वेल्थ को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है बताती हैं। प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, कि किस तरह से हम प्रोडक्शन करके वेल्थ को प्रोसेस कर सकते हैं, अपनी संपत्ति बना सकते हैं। दूसरा है प्रोफेसर प्राइड ह्यूजेस एंड कपूर। उन्होंने भी जो डेफिनेशन दी है उन्होंने कहा है the organized efforts of individuals to produce and sell for a profit the goods and services that satisfy society's needs। तो organized efforts होते हैं individuals के कि कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, उनको प्रॉफिट पर बेचना और गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी प्रोड्यूस करना जिससे कि सोसाइटी की नीड फुलफ़िल हो। यह दो डेफिनेशंस आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें से एक डेफिनेशन भी आ सकती है या एक मतलब आपको पूछी जा सकती है ये डेफिनेशंस, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस तो है लेकिन उसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमें पता है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसका रिलेशन सीधे सीधे किससे है, मनी से। बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज़ अंडरटेकन टू अर्न मनी और लाइवलीहुड।
तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कही जाती है क्योंकि इससे जो है मनी को है यानी पैसे को अर्न किया जाता है अपनी जीविका, अपना जीवन आगे चलाने के लिए, लाइवलीहुड अपना जो है उसको चलाने के लिए। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लव, अफेक्शन, फीलिंग, सेंटिमेंट एक्सेट्रा। इसमें किसी भी तरह का लव, अफेक्शन, फीलिंग और सेंटिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो बिजनेस एक्टिविटी जो है सीधे सीधे तौर पर प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी कहलाती है जो मनी से रिलेटेड है। ये हुआ आपका फर्स्ट। तो फीचर्स अच्छी तरह से समझ लेंगे ना आप और इनके पॉइंट्स को अपने बुक में लिख लेंगे ना, तो आप अगर पॉइंट अंडरस्टैंड हो गए आपको तो आप आराम से इसके अंदर का जो मैटर है लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट्स है, फर्स्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड है टू पार्टीज़, थर्ड है प्रॉफिट मोटिव, फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फिफ्थ है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं एक एक करके आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जब आप इनके नोट्स प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। तो आप पॉइंट्स नोट डाउन कर लोगे ना तो आराम से उसके अंदर का जो मैटर है लिख सकोगे। अब सेकंड पॉइंट है फीचर का, टू पार्टीज़। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व एन एक्सचेंज, मिनिमम टू पार्टीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज। अभी देखिए एक्सचेंज तो तभी होगा ना जब दो पर्सन होंगे, है ना, दो या दो से ज़्यादा पर्सन, लेकिन मिनिमम दो पार्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक्सचेंज होगा। एक तो सेलर और एक बायर, मतलब एक प्रोड्यूसर एक और सेकंड वाला जो है उसको लेने वाला, उस मटेरियल को, उस फिनिश्ड गुड्स को खरीदने वाला। सो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज, मिनिमम टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज, दैट इज़ द सेलर एंड बायर। अगर सेलर है तो बायर होना ज़रूरी है। बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर विच मे बी ओरल और रिटन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा ओरली होगा या फिर राइटिंग में होगा, है ना। तो ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये बिजनेस कहा जाएगा। थर्ड है प्रॉफिट मोटिव। हर बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग। द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज़। अब बिजनेस तभी कहा जाएगा ना कि जब उसमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का मेन पर्पस होता है। बिजनेसमैन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ईदर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल और रिड्यूसिंग इट्स कॉस्ट। अब देखिए बिजनेसमैन हमेशा चाहेगा कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिले, या तो उसके लिए उसको अपनी सेल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, सेल्स की कीमत मतलब उस वस्तु की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, या फिर उसकी कॉस्ट थोड़ी कम करके बेचना पड़ेगा। एकदम ज़्यादा रखेगा तो भी उससे अगर डिमांड है तो ज़्यादा रख कर वो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकता है, लेकिन मार्केट में बहुत सप्लाई है तो कहीं तो उससे उस कॉस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा। सो इट इज़ द स्पाइन ऑफ बिजनेस विच कीप्स द बिजनेस गोइंग ऑन इन द लॉन्ग टर्म। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। तो कोई भी बिज़नेस का स्पाइन ऐसा होना चाहिए कि बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के लिए चला पाए, तभी तो वो स्पाइन कहा जाएगा, अच्छा स्पाइन कहा जाएगा बिज़नेस का, कि जब उस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के लिए चलाया जाए। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अभी प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो हर बिज़नेस में अलग अलग होता है ना। सपोज़ एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि कुछ पेन पेंसिल का बिज़नेस है, उसका प्रॉफिट मार्जिन अलग होगा, और नोटबुक्स बुक्स है उसका प्रॉफिट मार्जिन अलग होगा। तो प्रॉफिट मोटिव होना कोई भी बिज़नेस का बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर गुड्स एक्सचेंज करना है तो प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। किसी भी गुड्स का अगर हमको बिजनेस करना है तो उसका प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। गुड्स आर ईदर मैन्युफैक्चर्ड और procured from the supplier with the aim of selling it further to the consumers for profit. बिजनेस या तो खुद प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर करेगा और उसे बेचेगा, या फिर सप्लायर से कोई जो शॉपकीपर है वो ख़रीदेगा सप्लायर से और फिर उससे प्रॉफिट पर बेचेगा। तो इस तरह से प्रोडक्शन भी गुड्स और सर्विस का होना बिज़नेस में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिज़नेस में गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफ़र होना, एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द मनी और मनीज वर्थ। जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है गुड्स और सर्विस का, किसके माध्यम से होना चाहिए? मनी के माध्यम से होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। मॉनेटरी एक्सचेंज इज़ द एक्सचेंज विथ मनी, फॉर एग्जाम्पल बाइंग नोटबुक्स फॉर कैश।
आज हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हमें नोटबुक ख़रीदनी है। हम शॉप में जाते हैं और क्या करते हैं कि शॉपकीपर को बोलेंगे हमें नोटबुक दो, तो वो नोटबुक देगा तो बदले में क्या लेगा? पैसे लेगा। इसे ही हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो किसके बदले में एक्सचेंज होते हैं? मनी के बदले में। On the other hand, in case of barter exchange, goods and services are exchanged for some other goods and service. For example, wheat is exchange for rice. अभी देखिए, आज तो हम मनी के वर्थ में से एक्सचेंज करते हैं। पहले था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? उस समय मनी नहीं रहती थी, पैसा नहीं रहता था। तो सपोज़ एक गांव है, गांव में फार्मर क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है और गांव के अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। कोई बर्तन बनाता है, कोई मटकियाँ वगैरह बनाता है, कोई कपड़े बनाता है। तो ऐसे समय में जब मनी नहीं रहता था तो लोग क्या करते थे? आपस में एक्सचेंज कर लेते थे सामान को, गुड्स को। जैसे कपड़ा बनाने वाला कपड़ा फार्मर को देगा और फार्मर से उस कपड़े के बदले में क्या लेगा? अनाज लेगा। तो इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। तो अगर वो बिज़नेस करते थे तो बार्टर सिस्टम पे करते थे, क्योंकि उस समय मनी नहीं था। और आज जब मनी है तो मनी के रूप में, मनी के एक्सचेंज में हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजम्पशन, दैट इज़ स्टिचिंग अ ड्रेस फॉर अ डॉटर, it cannot be called as a business activity, but stitching of dress in a tailoring shop and taking stitching charges for that is a business activity. आज हम एक एग्जांपल और लेंगे कि गुड्स जैसे अगर अपने खुद के कंजम्पशन के लिए बनाए, जैसे ड्रेस है, हमने ड्रेस अपने लिए स्टिच करी खुद के लिए, तो उसमें हमने एक्सचेंज कुछ भी नहीं किया है, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। लेकिन या फिर कोई एक्टिविटी, मॉनेटरी एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर हमने कोई ड्रेस स्टिच किया है किसी और का और उसके उस ड्रेस की स्टिचिंग के बदले में हमने चार्ज लिया है, तो वो फिर बिजनेस एक्टिविटी कहलाएगी। सिमिलरली इफ गुड्स आर डोनेटेड और गिवन एज अ गिफ्ट, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। इसी तरह से अगर हम गुड्स जो हैं डोनेट करते हैं, सपोज़ हम जो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं ड्रेस का, वो ड्रेस मैंने बनाई और किसी को डोनेट कर दी, तो वह कोई बिज़नेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। गिफ्ट की है या डोनेट की है तो वो बिज़नेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। बिज़नेस एक्टिविटी कहलाने के लिए मनी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कंसर्न विद ईदर गुड्स और सर्विसेज। इन द एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस कैन नॉट टेक प्लेस। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के लिए, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज का हो, तो उसमें कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में गुड और सर्विसेज होना जो भी है बहुत ज़रूरी है। एब्सेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर वहाँ पर रही तो वह बिजनेस नहीं कहलाएगा। दीज गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड, ये कोई भी गुड्स हो सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड क्या होते हैं? जैसे कोई मशीनरीज़ वगैरह हो गए। कंज्यूमर गुड्स क्या हो गए? जैसे जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, है ना, ग्रोसरी वगैरह हो गई। However, services created for business purpose are intangible which are essential for doing the business. तो सर्विसेज जैसे अगर बिजनेस पर्पस के लिए क्रिएट की जा रही है, तो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तो ये भी बिज़नेस पर्पस के लिए ही होनी चाहिए। अभी यहाँ पर गुड्स दिए हैं, देखिए हमने दो गुड्स पढ़े, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, है ना, जिसे मैंने आपको समझा दिया कि कंज्यूमर गुड्स सपोज़ ग्रोसरी वगैरह हो गया या फिर जो भी हम कंज्यूम करते हैं, और कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी। ये मैंने इजी लैंग्वेज में आपको बताया। नीचे यहाँ पर देखिए गुड्स के बारे में दिया है। कंज्यूमर गुड्स मतलब टी, मिल्क, पेंसिल, जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। और कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, कोई फर्नीचर हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं? कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। जो भी बिजनेस हो रहा है वो कंटिन्यूस चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए चले और बाद में रुक जाए। तो हमने ऊपर पहले ही देखा कि बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए किया जाना चाहिए। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स रेगुलरिटी इन ट्रांजैक्शन। हमेशा ट्रांजैक्शन होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने किया और महीना भर कुछ किया ही नहीं या फिर चल ही नहीं रहा है साल भर में, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। वन सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेल्स his own motor car and earns profit, then it will not be considered as business activity. But if he is a car dealer, so he sells and purchases
cars regularly, then it is considered as business activity. देखिए एक अच्छा एग्जाम्पल ये हमें समझाए कि आज हमारे पास कार है और हमें उसे बेच देना है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है तो हमने उसे बेचा और प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा क्योंकि हमने एक ही बार हमारी अपनी पर्सनल कार बेची। लेकिन अगर हम कार डीलर हैं और कंटिन्यू हम कार बेच रहे हैं और उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो बिज़नेस कहलाएगा। इसलिए कोई भी डीलिंग में कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है, तभी वह बिज़नेस होगा। हम क्या देख रहे हैं, बिज़नेस के फीचर्स देख रहे हैं। 8 है अनसर्टन रिटर्न्स। In business, the returns are never predictable or guaranteed. Businessmen may earn profit और suffer a loss. अब बिजनेस क्या होगा कि उसमें अनसर्टन रिटर्न होंगे। अनसर्टन रिटर्न किसे, कि कभी तो बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट होगा, कभी तो प्रॉफिट भी नो प्रॉफिट नो लॉस, और कभी तो लॉस होगा। तो इस तरह से अनसर्टन रिटर्न्स बिजनेस में मिल सकते हैं। तो इसके लिए प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि भाई हमेशा हमें प्रॉफिट ही होगा, या फिर गारंटी नहीं दे सकते कि हमेशा हमें अच्छा प्रॉफिट ही मिलेगा। 9th है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब कोई भी बिजनेस करने में रिस्क तो रहती ही है, तभी वो बिजनेस कहलाता है। रिस्क इज़ द की एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस विच इज़ कंसर्न विद द एक्सपोजर टू लॉस। तो रिस्क जो है की एलिमेंट है किसी भी बिजनेस का, कि विच इज़ कंसर्न विद एक्सपोजर टू लॉस, जहाँ पर हमें ये मानकर चलना पड़ता है कि हमेशा प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, हमें लॉस को भी फेस करना पड़ सकता है। इसे रिस्क कहते हैं, इसे जोखिम कहते हैं। तो कोई भी बिजनेस है तो उसमें रिस्क होगी ही। इट इज़ ड्यू टू सम अनफेवरेबल और अनडिज़ायरेबल इवेंट। Every business will have some or other risk. Intensity of risk can be minimized but can't be avoided. हाँ, हम अपनी रिस्क को थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं, कम जोखिम उठा सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि रिस्क को अवॉइड ही कर दें। रिस्क मतलब बिजनेस। तो certain factors are beyond the control of businessmen, like changes in consumer taste, likes, dislikes, fashions, changes in methods of production, fire, theft, natural calamities, etc. No business is free from all above factors. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। कभी तो कंज्यूमर्स का जो टेस्ट है वो चेंज, अगर फूड बिजनेस है या फिर फैशन बिजनेस है तो नेचुरली कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता रहता है ना। फैशन है तो फैशन बदलता रहता है, ठीक है। लाइक्स डिसलाइक्स रहती हैं कंज्यूमर्स की। कभी कभी प्रोडक्शन के मेथड में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कभी हमारे प्लांट में या फिर फैक्ट्रीज़ में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ आ जा सकती हैं। तो ये बहुत सारे रिस्क होते हैं जो बिजनेसमैन को कैरी करने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। नो बिजनेस इज़ फ्री फ्रॉम ऑल अबव फैक्टर्स। तो ऊपर जितने भी फैक्टर्स हमने देखे तो उनको रिस्क को समझ कर ही बिजनेसमैन को बिजनेस करना होता है। 10th है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड बिजनेस इज़ नॉट एक्सेप्शन टू इट। मॉडर्न बिजनेस बिलीव्स in satisfying the customers by providing quality products and services at a reasonable price. The purpose of the business is to create and retain the customers. देखिए कोई भी बिज़नेस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमारा अल्टीमेट एम ही होना चाहिए कि बहुत अच्छा, हाँ, हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि जो कस्टमर को फुल्ली सेटिस्फाइड करे। अच्छी क्वालिटी हम उसे प्रोवाइड करना चाहिए और रीज़नेबल प्राइस भी होनी चाहिए, तभी कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा और वह बिज़नेस चलेगा या बिज़नेस कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम धीरे धीरे करके हर एक पॉइंट्स को समझते हुए इसे करेंगे। तो आज हमने बिज़नेस के फीचर्स पढ़े हैं, जिसे मैं एक बार पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिज़नेस क्या हैं। कि फर्स्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, टू पार्टीज़ होना बिज़नेस में ज़रूरी है। बिज़नेस का प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और बिज़नेस में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिज़नेस में होनी चाहिए। डीलिंग्स होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की। कंटिन्यूटी होनी चाहिए डीलिंग्स में। अनसर्टन रिटर्न्स होता है बिज़नेस में।
एलिमेंट ऑफ रिस्क हैं, बहुत सारे रिस्क हैं बिज़नेस में, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये 10 पॉइंट आज बिज़नेस के मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। स्टूडेंट्स, मैं हर पॉइंट को अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप मेरे कंटिन्यू इन वीडियोस को फॉलो कीजिए, हर पार्ट को आप फॉलो कीजिए और अच्छी तरह से हर पार्ट को समझिए। आई होप आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे तो मैंने शिव अनुजा इस चैनल पर 6th से लेकर 9th तक के बहुत सारे लेसन्स और सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ उन्हें भी बोलिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, और आगे आने वाले वीडियोज़ को भी आप फॉलो कीजिए।